हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है साइंस मंत्रा। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये क्या है, क्यों किया गया, किस लिए किया गया, क्या पता करना था, ये सब जानकारी आज आपको मैं दूंगा जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आज आप इसके बारे में विधिवत एक एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये योजना शुरू कब हुई और किस लिए शुरू हुई। आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि अमेरिका को ये इतना खर्चीला और इतना महंगा प्रोजेक्ट करना पड़ा। क्योंकि भाई देखो, एक जो डीएनए में बेस पेयर्स होते हैं, मतलब जो क्षार युग्मक होते हैं, एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन, ठीक है, तो इनके क्षार युग्मक की जो कोडिंग होती है उसको पता लगाने के लिए कि कौन सा सीक्वेंस होगा हमारा डीएनए में, जो जीन्स का सीक्वेंस है, जीन में जो कोडिंग है वो कैसी दिखती है, ये सब पता लगाने के लिए ये किया गया प्रोजेक्ट। ठीक है, जो डीएनए में कोडिंग होती है, जो डीएनए होता है अपना, उसमें कोडिंग होती है एटी जीसी एटी जीसी, ये होती है कोडिंग। ठीक है, तो इसका पता लगाने के लिए सब इसको ये इतना मेगा प्रोजेक्ट किया गया कि बहुत खर्चीला था। क्योंकि एक जीन का पता लगाने के लिए लगभग $3 का खर्चा आता था। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विशाल खर्चा किया गया होगा। ठीक है, इसमें कुछ फसलों के बारे में, जैसे धान की फसल पे रिसर्च किया गया। ठीक है, उसमें उसके जीन्स की रिसर्च की गई, उसके बेस पेयर का मतलब क्षारमुगों का पता लगाया गया, और ड्रोसोफिला के बारे में उस पर रिसर्च किया गया पूरा, उसके जीन सीक्वेंस के बारे में। और मानव का तो किया ही गया क्योंकि इसका नाम ही मानव जीनोम परियोजना था। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कब शुरू हुई। तो मानव जीनोम परियोजना जो है ये 1990 से 2003 तक चली। समझ लो 13 वर्ष, कितना समय। ठीक है, लगभग 13 वर्ष ये योजना चली। अब देखिए जीनोम क्या है, व्हाट इज जीनोम। जीनोम क्या होता है? तो अगुणित कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले जीन के क्रम को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। अब अगुणित कोशिका का मतलब जो है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनी सेल, जैसे कि शुक्राणु और नाड़ु, ये होता है। मतलब अगुणित का मतलब, यहाँ पे अगुणित कोशिका का मतलब है शुक्राणु या अंडाणु से तात्पर्य है। ठीक है, अगुणित कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले जीन क्रम को जीनोम कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जो जीनोम परियोजना थी, इसका उद्देश्य क्या था और इसको किसने कंडक्ट करवाया था। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं उद्देश्य। जो डीएनए में जो क्षार युग्मक होते हैं लगभग 3 बिलियन है ना, 3 × 3 × 3 10⁻⁹ बेस पेयर, मतलब क्षार युग्म का पता लगाना, एक क्षार युग्म को पता करने के लिए $3 का व्यय होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो 3 बिलियन लगभग क्षार युग्मक है डीएनए में, उसमें से एक क्षार युग्मक को पता लगाने के लिए $3, लगभग ₹180 से ज्यादा का खर्चा आएगा। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना अब बड़ा और विशाल प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, HGP यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम परियोजना लगभग 13 वर्ष तक चली। यह योजना कितने वर्षों तक चली? तो 13 वर्षों, 2003
1903 में खत्म हुई और ये 1990 में प्रारंभ हुई, तो हो गए 13 वर्ष, ठीक है। लेकिन निर्धारित किया गया था कि ये 13 वर्ष में खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा करने में कोई तत्पर नहीं रहा, ठीक है। और फिर ये 2006 में पूरी तरह से समाप्त हो पाई, ठीक है। और इसको अमेरिकी ऊर्जा विभाग, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड व नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा सहयोग प्राप्त था। इसमें लगभग अमेरिका की ये सारी एजेंसीज हैं जो इसमें पार्टनर थी, उन्होंने इसमें अपना पैसा लगाया, ठीक है, और उनकी मदद की। और यह योजना आखिर आई थी क्या, मतलब अमेरिका एक ऐसा विकसित देश है, ठीक है, और वहां पे जैसे अपने वहां इंडियन सोचते हैं इतना पैसा खर्च करके क्या करेंगे, इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। लेकिन अमेरिका पावरफुल इसीलिए क्योंकि वो पैसा अगर खर्च करता है तो उसका निकालने की पूरी हिम्मत रखता है, ठीक है, और उसने अपना पैसा गलत जगह कभी व्यय नहीं किया। अब हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि ये जो योजना थी, ठीक है, अगर इसमें इतना पैसा लगने वाला था, अगर इसमें इतने जो जीन थे क्षारों में, अगर सबको लिखा जाता तो अगर एक कॉपी थी जिसपे अगर एक पेज पे 1000 शब्द लिखे जाते और उसमें 1000 पन्ने होते। और फिर देखते हैं इसमें जो है जब रिसर्च स्टार्ट हुई तो इसमें लगभग उद्देश्य ये था कि लगभग 20,000 से 25,000 जीनों के बारे में पता लगाया जाए। मतलब ये उद्देश्य रखा गया कि कम से कम जो है 20,000 से 25,000 जीन्स के बारे में पता लगाया जाए, ठीक है, जिनमें 3 बिलियन रासायनिक क्षार युग्मकों के अनुक्रमों को निर्धारित करना। मतलब जो 3 बिलियन क्षार युग्मक हैं, बेस पेयर्स जो हैं, उनके जो अनुक्रम मतलब जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस मतलब ऐसे सीक्वेंस ए टी जी सी ए टी जी सी ए टी जी सी ए टी जी सी, ये जो क्षार युग्मकों का क्रम है इसको निर्धारित करना, ये पता लगाना कि ये यहाँ पे है, ये एडेनिन, ये थाइमिन, यहाँ पे कौन सा जीन कहाँ पे है और इनकी सीक्वेंसिंग क्या है और कितना डीएनए जो है वास्तव में जो कार्य कर रहा है और कितना डीएनए जीवों से भिन्न है, ये सारी कुछ जानकारी पता करने के लिए ये किया गया, ठीक है। और फिर व्यक्तियों के डीएनए की नेता का ध्यान रखना, मतलब ELSI, एथिकल लीगल सोशल इम्प्लीकेशन, ठीक है, मतलब ये
ध्यान रखना था कि इसे डीएनए जो लिया जा रहा है, कलेक्ट किया, जो डीएनए कलेक्ट किया जा रहा है, उसका दुरुपयोग ना हो पाए, मतलब उसको जो कार्य करने के लिए लिया जा रहा है उसी कार्य के लिए प्रयोग किया जाए। फिर देखो कृषि के क्षेत्र, स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषि ऊर्जा उत्पादन, पर्यावरण की दिशा में गति। देखो जब हमने सारे डीएनए और जीवों के, फसलों के डीएनए के बारे में रिसर्च करके रखे हैं, ठीक है, तभी तो जैसे अभी कोई फसल की जो है किस्म खराब हो गई तो उसको डीएनए को मॉडिफाई करके जो है फिंगरप्रिंटिंग करके उसका एक नया प्रजाति बना लिया जाता है। लेकिन जब सीक्वेंसिंग ही नहीं पता होती तो क्या करते हैं हम, कुछ नहीं हो सकता था। अभी कोई आम की नई प्रजाति या किसी भी फल की नई प्रजाति बना दी जाती है बड़ी आसानी से, लेकिन ये तब संभव नहीं हो पाता जब हमको इसके बारे में जानकारी नहीं होती कि कौन सा डीएनए का सीक्वेंसिंग, कौन सा अंगुली छापन जो होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसके बिना लगभग वो असंभव थी, ठीक है। और देखो मानवों के अलावा और कुछ जीव थे जिन पर इसके बारे में और बहुत सारे जीवों पर रिसर्च की गई, जैसे कुछ जीवाणु, ठीक है, मतलब वायरस, ठीक है, तो बैक्टीरिया, कुछ ईस्ट और ड्रोसोफिला जो फल मक्खी होती है उस पर रिसर्च किया गया, धान तथा कुछ अन्य जीवों पर जो है ये रिसर्च की गई। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इसीलिए इसको क्या गया कहा गया, इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा गया। लगभग 9 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा आने वाला था इसमें। 9 बिलियन, 9 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा आने वाला था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, मेगा प्रोजेक्ट कहा गया। बहुत खर्चीला प्रोजेक्ट था ये, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके आगे के बारे में, आखिर इसमें होगा क्या, क्या पता लगाया जाएगा। तो सबसे पहले जो डीएनए होता है, डीएनए होता है 2 प्रकार का, जो एक डीएनए जो एमआरएनए बनाता है और जो एमआरएनए नहीं बनाता है। तो देखो कोई भी डीएनए है, ठीक है, जो एमआरएनए बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रक्तेत, रक्तेत डीएनए। अब जो डीएनए एमआरएनए नहीं बनाता है, जो डीएनए एमआरएनए नहीं बनाता है उसको क्या बोलते हैं, अवक्तेत डीएनए कहा जाता है। मतलब ऐसा डीएनए जो एमआरएनए का निर्माण करता है उसको व्यक्तिगत डीएनए कहा जाता है। जो डीएनए एमआरएनए का निर्माण नहीं करता है वो अव्यक्तिगत डीएनए कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। देखो इसमें सबसे पहला उद्देश्य ये था, जो व्यक्तिगत डीएनए होता है इसमें जो उपस्थित सभी न्यूक्लियोटाइड्स थे उनको पता लगाना। जो न्यूक्लियोटाइड क्षारीय युग्म होते हैं इनका पता लगाना पहले। फिर पहला उद्देश्य यही था कि जो व्यक्तिगत डीएनए है, जो ऐसा डीएनए जो एमआरएनए का निर्माण करता है, पहले उसके बारे में पूरा रिसर्च किया जाए, पूरा पता लगाया जाए। उसके बाद फिर दोनों प्रकार के डीएनए के बारे में जो है रिसर्च की जाए। और फिर सबसे फिर इसमें ये कैसे किया जाएगा, ये कैसे क्या होगा भाई, कैसे इसमें क्या किया जाए। तो सबसे पहले इसमें एक डीएनए के पूरे सीक्वेंस का पता लगाएगा। तो एक साइड इधर
एडेनिन है, थायमिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, ठीक है। इधर ग्वानिन है, ठीक है। और फिर इसमें कोई अलग से, जैसे मान लो कोई चुंबक हो, अगर तुमको पता लगाना है कि कोई लोहा सामने रखा है, ठीक है, तो आप एक साइड चुंबक रख दो, चिपक जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे सिस्टम, देखो एक साइड का तो पता लगा लिया गया, और दूसरे साइड के चार चुंबकों का पता लगाने के लिए अपोजिट साइड में क्या होगा, ठीक है। तो इसमें दो चीजों का प्रयोग किया गया, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है, और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का प्रयोग किया गया है। इसमें क्या किया जाता था कि इधर तो मान लो यहाँ पे ट्राई किया गया कि यहाँ पे इसे पहले जी डाला, अब ए से तो जी जुड़ता नहीं, अगर ना जुड़े तो यहाँ पे क्या डाला, फिर उसके बाद डाला टी, और अगर टी के साथ बॉन्ड बन गया तो इसमें पता लगा कि यहाँ पे इधर क्या है, इधर एडेनिन है, तो इधर थायमिन जुड़ गया, ठीक है, ये इसने बॉन्ड बना लिया। और फिर यहाँ पे मान लो सी डाला, अब थायमिन से साइटोसिन थोड़ी ना जुड़ता है, थायमिन से साइटोसिन थोड़ी ना जुड़ता है, तो यहाँ पे फिर ये नहीं हुआ, चलो छोड़ो इसको, इसको ऐसे, फिर यहाँ पे एडेनिन डाल दिया, और जब यहाँ पे एडेनिन डाला तो इसने बॉन्ड बनाकर फिर ये जुड़ गया। अब यहाँ पे पहले मान लो थायमिन डाला, अब सी से टी थोड़ी ना जुड़ता है, तो यहाँ पे फिर क्या डाला, ग्वानिन डाला, अब ग्वानिन ने क्या किया, बॉन्ड बना लिया। ऐसे धीरे धीरे करके पूरे सीक्वेंस का पता लगाया गया कि कौन सा क्षार युग्मक न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड कहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, जो ये जो डीएनए सीक्वेंसर विधि थी, इसको फ्रेडरिक सेंगर ने दिया था, फ्रेडरिक सेंगर। ये जो डीएनए सीक्वेंसर तकनीक, इसको फ्रेडरिक सेंगर नामक वैज्ञानिक ने दिया, ठीक है। और जो अब इसके बाद इसमें खोजा क्या गया, तो देखो ये जीनोम परियोजना जो है ये 2003 में लगभग खत्म नहीं हुई, ठीक है, ये 2006 तक चली लगभग। और जो एक नंबर वाला जो सबसे लंबा डीएनए था, ठीक है, उसमें 2.4 करोड़ जो है क्षार युग्मक पाए गए, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो डीएनए था, डीएनए का जो ये बॉन्डिंग थी, वो उसमें एक नंबर वाले में, एक नंबर के जीन को पूरी तरह से 2006 में खोजा गया, बाकी पूरे डीएनए की खोज कर ली गई थी, ठीक है। और फिर हाँ, जो ये डीएनए था, फिर ये पता लगाया गया कि
और इसके बाद पता ये लगा गया, ठीक है, कि जो लगभग अपनी पूरी दुनिया में लोग पाए जा रहे हैं, ठीक है, उनमें जो 99.1% डीएनए जो है लगभग सबका समान है, लगभग 2% डीएनए सबका डिफरेंट है। तो इससे ये पता चला इस परियोजना से कि जो डीएनए है ये लगभग 99.1% तो सबका सेम समान है, ठीक है, लेकिन 99.9% सॉरी, तो लगभग 2% डीएनए बचता है, इतना 1.1% लगभग 2% हो सकता है, ठीक है। तो इतना डीएनए सबका डिफरेंट है, तो मतलब देखो अगर कहीं डीएनए जो है 100% अगर सबका डिफरेंट होता तो कितने विचित्र लोग मिलते हैं, तो शक्ल तो किसी में नहीं होती, ऐसा लगता कि धरती का इसमें इंसान रहते इतने अलग अलग इंसान है नहीं। जब 1% लगभग 2% डीएनए जब इतना इतना मिसमैच होता है तब इतनी विविधता आ गई कि शक्ल चेंज होती, हाथों का आकार चेंज होता है, शरीर का आकार बदला होता है, हेयर्स का कलर बदला होता, आइज का कलर चेंज हो जाता। अगर डीएनए कहीं ज्यादा चेंज होता तब क्या होता, जरा सोचिए आप, इस बात पे विचार करिएगा कभी, ठीक है। तो जो डीएनए पाया गया, ठीक है, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड क्षार युग्मक थे तो वो 99.9% जो क्षार युग्मक थे वो समान थे, लगभग 1.1% क्षार युग्मक जो थे, मतलब जो इनकी सीक्वेंसिंग होती है एटीजीसी एटीजीसी जीसीएटी, ये इतना 99.9% सबका समान, लेकिन 1.1% जो है अलग है। और जो टोटल डीएनए है उसका 2% ही कोडित है, बाकी सब डीएनए ऐसे ब्लैंक ब्लैंक पेपर की तरह है। अगर कहीं पूरे डीएनए कोडित होते तो कितने विचित्र लोग धरती में मिलते, मतलब इतने विचित्र कि किसी के पास सुपर पावर्स है तो पंख होते, कोई सुपरमैन की तरह होता है नहीं, कितना डिफरेंट होते सब। लेकिन जब 2% डीएनए कोडित थे, बाकी सारा नॉन कोडित डीएनए, ठीक है, इसमें ये भी पता किया गया और इसमें ये भी पता लगाया गया कि डीएनए जो है जो यहाँ पे एक डीएनए से किसी किसी में जो एक ही जो डीएनए कोडॉन था वो ही अलग था, बाकी सारा सीक्वेंस एक जैसा था, ठीक है, तो उसको बोला गया सिंगल डीएनए न्यूक्लियोटाइड म्यूटिज्म, ठीक है। और जिसमें कुछ ऐसे डीएनए पाए गए जिसमें एक ही जो है डीएनए सीक्वेंस डिफरेंट होता था, बाकी सब एक जैसे होते थे। तो इस जीनोम प्रोजेक्ट को चलाने का यही बहुत बड़ा मकसद था कि जो पूरे डीएनए के बारे में स्टडी करी जाए और उसको डेटा को जो है सेव किया जाए, और ये जो है मानव कल्याण में या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में या फिर बीमारियों के इलाज में इसका उपयोग किया जाए। तो आपका टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया, समझने वाला टॉपिक है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक नहीं इसको याद कर लो, बड़ा भी है काफ़ी, लेकिन इसको स्टोरी की तरह अगर पढ़ा जाए तो ये इसमें किस लिए योजना चलाई गई, क्यों चलाई गई, डीएनए के कोडॉन जो कोडिंग होती है उसको सीक्वेंसिंग को पता करने के लिए, और फिर नई तकनीकों को विकसित किया गया ताकि इसको जो है विधिवत सुचारू रूप से किया जा सके। क्योंकि अगर इसको एक कोड बाय कोड लिखा जाता या फिर जैसे इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी सहारा लिया गया, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब अभियांत्रिकी होती है, इसका सहारा भी लिया गया, क्योंकि देखो डीएनए जो है जैसे कोई दर्जी वगैरह कपड़ा काटता है, ठीक है, तो अगर जानवरों का डीएनए है उसको तो बढ़िया आराम से एक प्रति बनाई तो उसको प्रिंट करते चले गए तरह ऊपर रखते हुए, लेकिन ऐसा अगर इंसान के डीएनए के साथ करा जाए तो जो इंसान का डीएनए है वो बहुत डिफरेंट है, और इसको अगर पूरी तरह से जो है पढ़ना तो इसमें कंप्यूटर का सहारा है, तो मतलब इसकी कोडिंग को पता करके कंप्यूटर में डेटा अपलोड करके कंप्यूटर उसकी कोडिंग करता था, तब ऐसे इसको पूरा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट किया गया।
और ये 2000